हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो केमिस्ट्री। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा ये चैप्टर। बेसिक सी इसमें चीज़ें हैं, आप लोग बहुत पुरानी क्लासेस से इसको पढ़ते हुए आए हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में पैरेलल में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बोहर्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक थियरी। तो इसे जानने से पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। अब मैं ऐसा तो नहीं बताऊंगा आपको, 9th के बच्चे तो है नहीं आप, कि थॉमसन मॉडल आया फिर ये आया फिर ये, ऐसा कुछ नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं रदरफोर्ड मॉडल कि उसने बताया हमारे पास कि एक न्यूक्लियस है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और उसके सराउंडिंग में हमारे पास है कुछ सर्कुलर पाथ। इन्हीं सर्कुलर पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो हमसे रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस जो है आप सभी जानते हैं कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है, राइट। उसके चारों ओर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ये कहा था रदरफोर्ड ने। अब मान लीजिए मैंने आपसे अपनी नोटबुक में ये बनाने के लिए कहा ड्रॉ। मैंने कहा ठीक है एक न्यूक्लियस बनाइए। ठीक है, आपने एक न्यूक्लियस बनाया। अब मैंने कहा एक सर्कुलर पाथ बनाइए। तो हो सकता है किसी स्टूडेंट ने एक पहला सर्किल ऐसे बनाया हो और दूसरे सर्किल में काफी गैप रखा हो, फिर तीसरे सर्किल में गैप को क्या कर दिया हो? कम कर दिया हो। तो ऐसे ही कोई बच्चा हो सकता है, कोई स्टूडेंट है वो उसने पहले से ही गैप बहुत कम रखा है और बाद में बिल्कुल मेजरमेंट ऐसा रखा है कि सब में गैप बराबर है। तो मुझे बताओ कौन सा डायग्राम सही है? कौन सा डायग्राम सही होगा? तो हमें तो रदरफोर्ड ने कहा कि यार बीच में होता है न्यूक्लियस, सारा मास वहीं पे होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं? उसके चारों ओर घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ और उसके अकॉर्डिंग तो तीनों ही आंसर सही होने चाहिए। तो पहले यहां से हमें बात ये पता चलती है कि पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में कितना गैप होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया। बस कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। तो यहां से कोई आइडिया नहीं मिला। दूसरा पॉइंट इसमें यह होता था कि ये मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल, जैसे ये नेगेटिव है और अंदर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा, मतलब अपने ऑपोजिट चार्ज के अराउंड घूमता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता है। इमेजिन करो कि आप एक कुएं के चारों तरफ घूम रहे हो, एक वेल है उसके चारों तरफ आप लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा यहाँ से एक घूम रहा है आगे, ठीक है, काफी खराब बच्चा बनाया मैंने। तो ये बच्चा जो है ठीक है, इसमें घूम रहा है। अब तुम्हें पता है कि अगर ये चक्कर लगाते रहेगा एक टाइम धीरे धीरे क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी एनर्जी लॉस करते करते इसका मोशन स्लो होगा और ये कहाँ आके गिर जाएगा? वेल में आके गिर जाएगा या कहीं कुएं में आके गिर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट आप जानते हैं कि एटम को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही फॉर्म कर सकते। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आप लोगों को डाल्टन्स की थ्योरी से 9th 8th क्लासेस से सुनते आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी अपोजिट चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में घूमता है तो वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली रेडिएट करता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो कहाँ आके गिर जाता है? न्यूक्लियस में आके गिर जाता है। और इसके अकॉर्डिंग तो एटम क्या हो जाना चाहिए? अनस्टेबल हो जाना चाहिए, राइट। बट ये सारी चीजें ये रदरफोर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो उसी के बाद आए हमारे पास बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल आने में काफी टाइम लगा था। उसके बीच में ही काफी सारे फ्रीक्वेंसी, वेव नेचर, ये डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। वो एक समय था जिसमें वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी। उसके बाद जाके बोहर्स एटॉमिक थियरी आई थी। क्योंकि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहली बात आप ये रखेंगे याद कि ये जो बेस्ड है ये वेव मैकेनिकल पे बेस्ड है, वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड है। यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? वेव मैकेनिकल है। तो ये वेव नेचर के सपोर्ट करते हुए बनाते हैं। तो वेव मैकेनिकल मॉडल को से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर, लिखने में बहुत टाइम लगेगा तो मैं बोल देता हूं तो आप लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर
revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. तो ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था सर. तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. ऐसा तो नहीं कहा था, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. अब मैं बोल रहा हूं कि फिक्स है वो सर्कुलर पाथ, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी सर्कल बना दो. इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ. और इन्हीं को क्या कहा गया? कॉल्ड ऑर्बिट्स. इन्हीं को कहा गया ऑर्बिट्स या फिर ऑर्बिटल्स. तो इन सर्कुलर पाथ कहेंगे तो खाली ऑर्बिट्स कहना सही है, ठीक है. तो इन फिक्स सर्कुलर पाथ. तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो सही, लेकिन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में. इन्हीं को परमिटेड ऑर्बिटल्स कहा गया, यानी कि जहां परमिशन है घूमने की. क्या कहा गया? परमिटेड ऑर्बिटल्स इन्हें कहा गया कि आप यहीं पर घूम सकते हैं और कहीं पर अलाउ नहीं है. दूसरा पॉइंट. अब आप पूछेंगे सर परमिटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कहां घूमेंगे, कंडीशन बताइए. तो कहा गया इलेक्ट्रॉन्स वहां मूव कर सकते हैं जहां उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का होल नंबर मल्टीपल है. क्या कहा मैंने? कि इलेक्ट्रॉन्स वहीं घूमेंगे जहां उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है? h/2π. h/2π ये है आपका h/2π का होल नंबर मल्टीपल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम या तो एक h/2π होना चाहिए, ठीक है, या तो क्या आना चाहिए 1h/2π हो एंगुलर मोमेंटम, या फिर 2h/2π हो, या फिर 3h/2π हो. इसके बीच की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है. तो यही होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो अभी मैं समझाता हूँ. होल नंबर मल्टीपल समझ में आ गया होगा. तो n की जगह क्या हो सकता है? फिर एक आप इंटीजर ले सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहेगा. तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 एक पॉजिटिव होल नंबर इंटीजर यहाँ पर चलेंगे. तो h/2π का मल्टीपल चलने वाला है. अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? आप लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है सर मास इंटू वेलोसिटी. जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो खाली वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर मास अलग अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी. किसी डाउन में आपने दो अलग अलग मास वाली चीजों को छोड़ दिया है, तो आप लोग जानते हैं जिसका वेट ज्यादा है वो बहुत तेजी के साथ नीचे जाएगी, ठीक है. जिसका मास कम है उसको थोड़ा हल्के हल्के आएगी, है ना. तो इसका मतलब मोमेंटम बताने के लिए हमें मास को भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है. तो इसको बोलते हैं मोमेंटम. बेसिकली इसे लीनियर मोमेंटम कहा जाता है, राइट. अगर कोई मोमेंटम कर रहा है, अगर कोई मोमेंटम करे किसके अराउंड? एक सर्कुलर पाथ में मोमेंटम करे, यानी कि अगर किसी का मोमेंटम कुछ इस तरीके से हो कि वो ऐसे मोमेंटम करता हो, यानी कि एक सर्किल को मेंटेन करते हुए, तो वहां पर रेडियस भी इन्वॉल्व हो जाती है बच्चों. तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है mvr. पूरे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr. तो क्या फॉर्मूला निकल के आया है यहां से? तो फॉर्मूला निकलता है कि mvr शुड बी इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2π. बोलो क्लियर है? तो h/2π एक होल नंबर मल्टीपल में चलेगा. इसी को क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है. तो क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग है? कि हमारे पास हर तरह के नंबर नहीं होंगे. देखो जैसे करेंसी में होता है, ठीक है. आप अगर करेंसी की बात करें तो आपके पास हर तरह का नोट नहीं है. आपने मुझसे कहा कि सर मुझे 400 रुपीज चाहिए, तो मैं कहूंगा यार 400 का नोट नहीं है मेरे पास, या तो मैं 400 मतलब कई तरीके हो सकते हैं देने के. मैं बहुत बेसिक तरीके में जाता हूँ, कहूंगा मैं 500 का नोट है यार. तुम कहोगे सर 400 रुपए चाहिए, बड़े से बड़ा नोट में उसे निपटा दो. सर 400 दे दो सीधे सीधे, चिल्लर नहीं चाहिए. चिल्लर नहीं चाहिए कहोगे तो मैं सीधे सीधे आपको क्या करूंगा 500 का नोट दे दूंगा, या फिर 200 के दो दिए जा सकते हैं. पर तुम कह रहे हो सर एक नोट चाहिए 400 का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. आप कहोगे क्यों? मैं कहूंगा यार हर तरह की करेंसी नहीं होती. कल को तुम मुझसे 21 रुपए मांगोगे तो मैं 21 रुपए का नोट थोड़ी दे दूंगा, ये 500 में से थोड़ा सा फाड़ के थोड़ी दे दूंगा. तो इसका मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि हर तरह की चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, वो एक फिक्स होंगी. जैसे h/2π है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, यानी कि ठीक है. तो ये हो गई कंडीशन. आई बात समझ में? तो क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ.
where the angular momentum of the electrons is the whole number multiple of h upon 2 pi। तो फॉर्मूला ये आपका बन गया। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसके बाद हमारे पास और क्या पॉइंट आ सकते हैं? ठीक, एक प्रॉब्लम ये थी कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिलीज करते करते कहां आके गिरेगा? न्यूक्लियस में। लेकिन बोहर ने एक्सप्लेन किया ऐसा नहीं होता है। बोहर ने कहा कि जो हमारे पास ये ऑर्बिट्स हैं जिनके लिए हमने अभी कंडीशन बता दी है, उनकी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है, उन लेवल्स की एनर्जी होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं हायर लेवल पे है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करके नीचे वाले लेवल में आ सकता है, लेकिन वो कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं गिरेगा। अगर कोई न्यूक्लियस के पास वाले शेल में या नीचे वाले लेवल में, तो एनर्जी को गेन करके ऊपर जा सकता है। तो बस यही हो सकता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अगर कोई लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। तो बस यही कहानी चलती है। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नहीं गिरता है, राइट। इसको बैलेंस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। एक जो बाहर की तरफ लगता है, जैसे पत्थर बांध के आप घुमाते हो तो मेंटेन रहता है ना, और प्लस माइनस को खींच रहा अंदर भी लाना चाह रहा है, यानी कि पत्थर का वेट अंदर भी आना चाह रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा, हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो यही होगा, कभी भी वो न्यूक्लियस में आके नहीं गिरने वाला है, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें? ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकते हैं देख लेते हैं एक सेकेंड। तो ये कहानी थी बोहर्स एटॉमिक थ्योरी की। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। बोलो यही है। दूसरा पॉइंट ये है इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है, जिन्हें कहा गया परमिटेड ऑर्बिटल्स। परमिटेड ऑर्बिटल्स क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr h/2π का होल नंबर मल्टीपल होता है। तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेडिएट एनर्जी को नहीं करेंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे तो हायर एनर्जी पे, लॉस करेंगे तो लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे। तो बस यही कहानी चलती है यहाँ पर। तो ये कहानी थी आपकी इन सारे पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन पे। बोहर्स की एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे कि बोहर सर ने हमें क्या क्या बताया है, क्योंकि बोहर ने काफी चीजें हम लोगों को बता दी थी। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, फिर आएंगे हम इनके लिमिटेशंस पे, देन हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो बोहर की एप्लीकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है कि बोहर ने हमें एनर्जी के बारे में बताया, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें एनर्जी शेल्स कहा जाता है, 10th में आप लोगों ने सुना होगा KLMN, है ना। तो उन्हीं एनर्जी शेल्स के लेवल्स की एनर्जी के बारे में इन्होंने बताया था हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला है कुछ बड़ा सा, मैं भी एक बार देख लेता हूँ उसको, ठीक है। याद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो -2π² mk² z² a⁴n²h²। तो ये इतना यूज नहीं होता, तो उतना याद करने की नीड है नहीं इसे। तो ये आपने फॉर्मूला एक मैंने बता दिया आपको। अब आपने जो याद करने वो फॉर्मूले क्या है? तो पहला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² और n²। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर यूज करना है। यूनिट का बड़ा ख्याल रखना है, न्यूमेरिकल्स में आपको पता चलेगी इसकी इंपॉर्टेंस। जूल्स पर एटम, तो जूल्स पर एटम में एक फॉर्मूला हमारे पास, एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं। En का मतलब है nth शेल की एनर्जी, तो -13.6 इंटू z²/n², ये होता है आपका इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में। तो ये दो फॉर्मूले आपने न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बराबर है, ये दोनों आपने याद करने हैं।
अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और चीजें। अब इसके बारे में क्या है समझने के लिए, देखो तो पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि अगर आप देखें तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है z स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है n स्क्वायर के। एक चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है यहाँ पर। दूसरी चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है शेल के। अब अगर मैं आपको एक पॉइंट याद दिलाऊं तो आपको लगेगा यार इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन है। आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। जैसे ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। तो आप सभी जानते हैं कि E4 की एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर E3 की कम, E2 की और कम और E1 की और कम। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है और शेल्स भी बढ़ रहे हैं। पहला वाला शेल है K L M N यानी कि 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से देखने से तो लगता है कि यार एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल, बट यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों है। अब इसे समझने के लिए आप नोटिस करें कि इन फॉर्मूलों में माइनस भी लगा है, समझ गए, माइनस भी लगा है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने E1 निकाला है, अगर आपने E1 निकाला, जैसे मान लीजिए इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, E1 निकालते हैं, n इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, तो -13.6। हाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी आ रही है -13.6। अब E2 निकाल के देखते हैं। E2 निकालेंगे अगर आप तो -13.6, 1 का स्क्वायर, हाइड्रोजन का ये एटम है। अब सेकंड शेल में निकाल रहे हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब आपने इसे 4 से डिवाइड कर लेना है। तो अब आपको पता है कि वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें हम, अभी आ जाएगी, वैसे न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे हम इसको, ये आती है वैसे -3.4। अच्छा, इसको तो हम डिवाइड कर सकते थे, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, इसमें देखने की जरूरत नहीं थी। बट फिर भी ये होता है कि फिर दोबारा करेक्शन करने से अच्छा है कि हम वैल्यू देख लेते हैं कि क्या डिवाइड करके लिखा गया है, क्योंकि कैलकुलेशन करना तो तुम्हारा काम है इतना। तो -3.4। अब खुद ही आप कंपैरिजन करें कि -13.6 बड़ा है या 3.4 बड़ा है माइनस में। तो आप कहोगे सर माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी। इसका मतलब क्लियर हो गया कि E1 से ज्यादा एनर्जी किसकी है, E2 है। बात समझ में आ गई होगी सबके, कोई डाउट नहीं। तो ये कहानी है आपके फॉर्मूले की। तो N क्या है यहाँ पर, N है आपका शेल, ये आप कह सकते हैं ऑर्बिट, जहां पे n इक्वल टू आप जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, K L M N O। Z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है तो 1 रखा है, हीलियम होता तो 2 रखते हैं, लिथियम होता तो 3 रखते हैं, एटॉमिक नंबर। और Z को ही न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आप कह सकते हैं, राइट। तो ये था आपका एनर्जी के रिगार्डिंग फॉर्मूला। तो एनर्जी के बारे में ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो भी आप लोगों को कुछ देर में समझ आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास है रेडियस के बारे में, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जैसे मैंने कहा था ना कि कितने बड़े सर्किल होंगे, तो कितने बड़े सर्किल होंगे उसके बारे में भी हमें यहाँ से बताया जा रहा है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला भी बड़ा सा है, मैं उसको देख लेता हूं एक बार। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अब जो फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है वो क्या है, वो भी आपने अलग अलग यूनिट के बेसिस पे याद रखना है। जैसे एक आपने याद रखना है 0.529 z अपॉन n स्क्वायर अपॉन z, सॉरी। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है इसका,
एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो मैं कुछ और चेक कर रहा था, ठीक है। तो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपको एक याद हो गया ना, उसका रिवर्स करना है दूसरा, और स्क्वायर का ध्यान रखना है यार बस। तो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये यूनिट जो लेनी है आपने लेनी है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम समझते हैं? अभी बता देंगे, नहीं समझते हो तो। सर समझते तो थे लेकिन भूल गए हैं, बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है। मुझे पता है आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है। पढ़ा तो आप लोगों ने है ही सब कुछ, बस भूल गए हैं, काफी टाइम हो गया है क्योंकि। तो यहां से आप लोगों ने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब इसको मैं चाहूं तो चेंज कर सकता हूं अलग अलग यूनिट्स में, मैं यूनिट सिखा दूंगा, न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, ज्यादा सा फॉर्मूले बना के क्या करना है। तो यहां से आप देखते हैं कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो यहां से बात समझ में आती है, और यहां पर कुछ कंफ्यूजन होता भी नहीं है कि हाँ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ती है। तो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं फॉर्मूले में कि रेडियस वाले में एन ऊपर ही आएगा, स्क्वायर आएगा, ये आप ध्यान रखना। वहां भी एन स्क्वायर है, बस जेड में चेंज करना है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है। अब यूनिट कन्वर्जन के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का नॉट याद रखो, जो जीरो बनाते हैं ना, ये यूनिट बहुत छोटी होती है, तो 10 की पावर -10 मीटर। फिर एक होता है नैनोमीटर, नैनो मतलब 9 याद रखो, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर। ऐसे ही पीएम याद रखो, पिकोमीटर। एएम पीएम कब चेंज होता है? 12 पे, तो यहाँ 12। एक याद कर लेना बस, माइक्रो मीटर, तो माइक्रो होता है 10 की पावर -6 मीटर। तो ये आपने थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है ताकि न्यूमेरिकल्स में हम यूज कर सकें। और ये आप सभी जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। और सेंटीमीटर इक्वल टू बताना है तो 10 की पावर 2 नीचे जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। तो आपको अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ा तो आप ये भी कर सकते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर करना हो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो पावर्स आप लोगों की फिर वहां पे से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने ध्यान रखना है रेडियस के बारे में। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन वैसे तो कम ही पूछा जाता है, बट लिखने तो हमें है ही। थर्ड है आपका वेलोसिटी। थर्ड है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी के बारे में भी एक बड़ा सा फॉर्मूला है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये आपके पास फॉर्मूला है। दूसरा जो हमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है वो है 2.188 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत कहीं जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से देखेंगे, बट मुझे लगता नहीं कि हमें ऐसी कुछ खास जरूरत पड़ने वाली है। तो ये वेलोसिटी नोटेशन में एक बार बता देता हूं आप लोगों को। जैसे पहले वाले में बता देते हैं, चलो। तो 2 तो आप जानते ही हैं, पाई भी आप जानते हैं, ये मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का जो भी हम यूज कर रहे होंगे वहां पर। और के होता है आपका जो फिजिक्स में भी कांस्टेंट नहीं होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते जिसे, ठीक है। 9 × 10 की पावर समथिंग कुछ वैल्यू होती थी। जेड न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, एन कौन से ऑर्बिट की आप बात कर रहे हैं, और एच हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट जो अभी आने वाला है कुछ देर में, ठीक है। बस यही नोटेशन वहां पे है जो यूज किए गए हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन हमारे पास बोहर के हो जाते हैं। अब इसी के बाद आती है इसकी लिमिटेशन। तो बोहर की लिमिटेशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो बोहर की लिमिटेशन क्या होती है, पता है किसी को? बताओ, कौन बताएगा? बोलो भाई। हाँ सुन रहा हूं मैं। हाँ सही बता रहे हो, हाँ आवाज आ रही है तुम्हारी, ठीक है। चलो तो लिमिटेशन की बात करते हैं। सुन रहे हो सर? बोल रहे हैं हम। तो अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो क्या क्या इसकी लिमिटेशन है
वो हमें ध्यान रखना है कि बोहर इतनी चीजें समझाया लेकिन क्या नहीं समझा पाया। फिर सबसे पहली बात यह है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम को समझा पाता है। आगे हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। अब सिलेबस में देखो कई चीजें, अच्छा मैं भाई एक चीज बता दूं, एक स्टूडेंट मुझसे कल पूछ रहा था, बड़ा परेशान था, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था इस चीज में लेके, और काफी बच्चों ने पहले भी थोड़ा सा हुआ कभी कभी डाउट, सर ये वाला टॉपिक नहीं मिला, वो वाला टॉपिक नहीं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए उसमें लेक्चर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करी है, उसमें मैंने हेडिंग्स वगैरह या टॉपिक आपके उसके अकॉर्डिंग नहीं डाले। फिर क्या होता ना, अगर मैं हेडिंग डाल देता फिर आप कहते कि यार ये वाला तो मिसिंग है, ये वाला तो मिसिंग है, इसलिए मैंने लेक्चर्स डाले हैं सीधे सीक्वेंस में। अब सिलेबस बनाने में क्या होता है कि यार सिलेबस में तो वो उठा के डाल देते ना, कॉपी पेस्ट कर देते कहीं ना कहीं। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एलटी का सिलेबस, पूरे 3 साल की ग्रेजुएशन का जो सिलेबस बुक्स में हुआ करता था वो एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया था। तो सिलेबस उठाने में इतनी मेहनत नहीं की जाती इन लोगों की, कि सीधे सीधे रख देते हैं, तो वहां पे सीक्वेंस वगैरह कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ कि जहां से सीक्वेंस मिले यार, जो टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए उसके बाद जो जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी तुम देखोगे सीक्वेंस बहुत चेंज होगा। बट हाँ, जब पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि यार ये टॉपिक मिसिंग है, या सर ने इसके बारे में कहीं नहीं बोला, तो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी आप इन्फॉर्म करते हैं तो आप बताएं कि सर ये वाला टॉपिक मिसिंग है। ठीक है, जैसे लास्ट पेरिसाइक्लिंग हम लोगों ने की थी, तो वहां पर वुडमैन हॉफमैन रूल जो है स्टार्टिंग में दिए हुए हैं काफी, लेकिन वुडवर्ड हॉफमैन क्या है, वो ट्रिक्स हैं, तो मैंने सारे उसमें ट्रिक्स सिखाया, लास्ट में सम अप करके टेबल बना के तुम्हें दे दी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने परेशान नहीं होना है, थोड़े से बड़े बच्चे हैं आप, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे वापस। लिमिटेशन, तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा, उन्हीं को ये एक्सप्लेन कर पाए थे। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बता पाएंगे, हीलियम के बारे में नहीं बता पाएंगे, हीलियम 1 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए फेल हो गया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था। ठीक है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय बोहर्स थ्योरी। तो हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, ऐसे ही लिथियम 2 पॉजिटिव, ऐसे ही आगे को बढ़ा सकते हो, बस बेसिकली कितने होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। तो एक लिमिटेशन ये है। दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। दूसरी लिमिटेशन ये है कि यहां पर ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को नहीं समझा पाया, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जितने भी इसके लिमिटेशन है वो आगे जाके पढ़े जाएंगे, है ना, तभी तो आगे जाके समझोगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयंस, इनके लिए एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते आप। ठीक है, क्या नहीं बता सकते, पोजीशन और मोमेंटम। जैसे तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तुम बाइक से कहीं गए या कार से कहीं गए, अब तो खैर मीटर इतने एडवांस आने लगे हैं कि उसमें डेट, टाइम, स्पीड, लोकेशन, नेविगेशन सभी आ रहा है ना उसमें। तो अब अगर आप मीटर को देखें, मीटर में आपकी स्पीड भी नजर आ रही है, आपको अपनी लोकेशन भी नजर आ रही है, तो मैं पूछूंगा कि यार इस प्लेस पर, इस टाइम पर तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो तुम मीटर में देख के बता दोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो, बता दोगे कि ये है, एग्जैक्टली बता सकते हो ना। तो तुम अपने लिए तो ये सारी चीजें बता सकते हो कि किस पोजीशन पे क्या स्पीड थी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन तो मैं बाद में करूंगा, अभी तो मैं फिर भी बता दे रहा हूं। ठीक है, हाइजेनबर्ग डिटेल में पढ़ना है। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, लेकिन बोहर ने क्या करा, बोहर ने देखो ये लिखा है यहाँ पे, वेलोसिटी बता दी, है ना। किसी भी शेल के अंदर मान लो तुमने n की जगह 1 रखा, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर वो वेलोसिटी बता रहा है, मतलब मोमेंटम बता रहा है ना, मास से तो मल्टीप्लाई करना है, मोमेंटम आ जाएगा। और पोजीशन भी बता रहा है, पोजीशन कैसे, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो पोजीशन भी बता देता है और स्पीड भी बताता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है विथ 100% एक्यूरेसी। हाइजेनबर्ग ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल नहीं बता सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, इसलिए अनसर्टेनिटी कहा जाता है कि अनिश्चितताएं आ जाती है उसमें थोड़ी सी। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ये है। तीसरा पॉइंट है कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम बताए तो वो 2 इफेक्ट नहीं बता पाया, एक है स्टार्क इफेक्ट और एक है टोनी स्टार्क वाला स्टार्क है, और एक है जीमान इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट का मतलब ये है कि जब स्पेक्ट्रम लाइंस को, जैसे मान लो ये एक स्पेक्ट्रम लाइन आई, अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर होता क्या है कि वो एक सिंगल लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया, तो इसे कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट। किसमें? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख दूं यहाँ पे, तो स्टार्क इफेक्ट का मतलब है स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे तो ये जो मैं लिखता हूं इसके नोट्स में आपको सेव करके नहीं देता हूं, क्योंकि तुम लोग बना सकते हो और खुद बनाने चाहिए, तुम्हें सही से लिखने चाहिए, क्योंकि फिर ये रफ होता है, तुम बहुत शॉर्ट कर दोगे, फिर गाया भी कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट होते हैं जो मैं बोलता हूँ लेकिन लिखे नहीं होते हैं, लेकिन तुम सुन रहे हो, तुम बना रहे हो नोट्स, तो तुम लिखोगे यार, है ना, और उस टाइम पे तुम्हें याद भी रहेगा। बाद में इस पीडीएफ से तुम कुछ याद नहीं रहने वाला। जीमान इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर भी ऐसा कुछ देखा गया। तो इन दोनों के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ऐसा क्यों होता है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और कोई लिमिटेशन बची हो? ठीक है, तो यही कहानी थी। क्लियर हुआ? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हाइजेनबर्ग को नहीं समझा पाया, स्टार्क और जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स, फिर आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो आई होप आप लोगों ने थ्योरी क्लियर कर ली है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, तो ये बिना ऑप्शंस के हैं, यानी कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस वाले मतलब जैसे प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं वो आपको जाहिर सी बात है असाइनमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात हाइड्रोजन की बात चल रही है, राइट? तो हाइड्रोजन की बात चल रही है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए एक जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करवाया था, Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, कौन सी यूनिट में? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालने हैं, तो R1 आ जाएगा और ये 0.529 n की जगह पे आप रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। z क्या है? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.529, राइट? तो ये आया आपका R1। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं R2, तो R2 इज इक्वल टू 0.529 n का स्क्वायर। n क्या है? बस सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि 2 की पावर 2। एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर करने की जरूरत थी भी नहीं वैसे यहाँ पे, ठीक है, खाली 1 है। तो 0.529 इंटू 4, तो इसे आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका आ जाएगा 2.116। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फिर भी एक बार चेक कर लेना आप लोग, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, R3 आ जाएगा। अब तो R3 निकाल लोगे तुम लोग, 0.529 n कितना है? ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, और ये आ रहा है 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ? ये एक बेसिक सवाल था। एक और क्वेश्चन पे चलते। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। इस बार रेशियो निकालना है, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ध्यान रखेंगे हीलियम की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अगेन अपना। तो Rn इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। तो पहले हम निकालते हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो R3 हो जाएगा 0.529 n की जगह आप 3 रखेंगे, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। z एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, हीलियम है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का? 2 होता है, राइट। तो ये आ जाएगा 0.529 और ये 9/2, तो इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन 2 बनाएंगे हम कौन से ऑर्बिट के लिए? फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकाल लेते हैं 0.529
n की जगह आप रख देंगे अब 25 हो जाएगा, 5 5 से 25, नीचे हीलियम ही है तो 2 ही रहेगा। ये इक्वेशन हो गई 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो R3 अपॉन R5। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, अगली बार से नहीं लिखूंगा, तो 9 अपॉन 2 ये डिवाइडेड बाय ये 5 2 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो चला जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 9 बाय 2, ये उल्टा हो जाएगा 2 बाय 25, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 9:25। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग हैं, और थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव। काइंड ऑफ क्वेश्चन सीख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो रेडियस का फॉर्मूला बार बार लिखते रहो, बार बार लिखना है, कॉपी में नहीं दिखना है बार बार तुम्हें, ठीक है? याद हो जाएगा। 5 2 9 n स्क्वायर अपॉन z। बोर हो जाओ चाहे, लेकिन लिखो तभी याद होगा। अब सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2 और z इक्वल टू हाइड्रोजन है तो 1, तो R2 निकालना है तुम्हें। तो 0.529 n स्क्वायर, n कितना है 2, तो 2 2 जा 4, z आपका 1 है, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1। फिर आप निकालेंगे थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव, तो n इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, और लिथियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। n इक्वल टू R3 मतलब 0.529 n स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, और नीचे z है आपका 3, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R2 अपॉन R3, तो रिवर्स लिख देंगे, ये 4/1 है तो ये 3/9 होगा, तो 3 से आप इसे कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 4/3। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ लिथियम की बात करी गई है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिथियम नहीं है, हमारे पास है लिथियम 2+। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वैलेंस शेल क्या हो गया, ये न्यूक्लियस के बाद वाला शेल, यहाँ है इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता तो n इक्वल टू 2 में पहुंचता, सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3, और z कितना होगा लिथियम के लिए 3 होगा। एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस नहीं है। एमसीक्यू में आपको ऑप्शंस देखकर नजर आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यूनिट देख के पता चल जाएगा ना, जूल्स पर एटम में या इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम में। तो 2.18 इंटू 10⁻18 ऊपर आता है आपका z स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और नीचे आता है n स्क्वायर, तो नीचे भी 9 हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर आ गया। ये किस में आया आपका, इलेक्ट्रोवोल्ट सॉरी जूल्स पर एटम में होता था, वो 13.6 वाला होता है जूल्स पर एटम। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए ही बात करनी है, लेकिन उसकी फर्स्ट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में। तो देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 हो गए। तो इसमें भी पहले वाले शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये वाली है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो पहले वाले के लिए निकालेंगे तो R2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n कितना है, 2 है, क्योंकि ये 1 था, ये 2 है और ये 3 है। तो R2 निकालना है, अच्छा एनर्जी निकालनी है। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, E2 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन n। तो z स्क्वायर क्या है, z हीलियम है, हीलियम के लिए 2 होता है, तो 2⁻²⁴ हो जाएगा, और नीचे n स्क्वायर, n भी 2 है तो 4 4 ही कैंसिल ही हो गए।
ठीक है। तो E2 तो ये आ गया। उसके बाद E3 निकाल लेते हैं। तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18 वो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो z तो 4 ही हो जाएगा स्क्वायर करके, और ये हो जाएगा आपका 339। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, रेशियो निकल जाएगा E2 अपॉन E3। तो ऊपर तो 1 ही आया, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग देख लिए कुछ क्वेश्चंस। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है उसको कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।